सिर्फ एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में इतनी सारी डिटेल कौन डालता है। तो भाई लोग SSMB 29 का जो ग्लिम्स आया है उसके हर एक फ्रेम में डिटेल्स भरी पड़ी है और वैसे इसका ऑफिशियल टाइटल अभी वाराणसी हो चुका है। तो चलो फिर सीधा डिटेल्स पे चलते हैं। इस ग्लिम्स की शुरुआत में ही हमें वाराणसी को दिखाया जाता है और वाराणसी का ये जो 512 CE का जो टाइम है इसमें कुछ भी खास नहीं हुआ था और कहीं पे कुछ भी मेंशन भी नहीं है। और इसीलिए मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो हमें ऋषियों को यज्ञ करते हुए दिखाया गया है वो मूवी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हो सकता है, क्योंकि इसे टाइटल अनाउंसमेंट में बहुत ही स्पेसिफिकली डाला है। लेकिन वहीं पे ये पूरी तरह से फिक्शनल पार्ट होने वाला है और मैं इसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसी ग्लिम्स में ऐसी भी प्लेसेस दिखाए गए हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। ये नहीं बल्कि उनको लेकर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी चलते रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ थीरीज का यूज़ राजामौली ने अपनी कहानी में भी किया है। खैर, काशी जो है वो शिवजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है और वहीं पे मूवी का नाम भी वाराणसी रखा गया है, यानी कि उसका महादेव और उस शहर से गहरा कनेक्शन होने वाला है। अब वो क्या होगा इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल अगले फ्रेम पे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एस्ट्रॉयड दिखाया जाता है और टाइमलाइन 2027 है, यानी कि मूवी की जो प्रेजेंट टाइमलाइन होने वाली है वही भी। ये कोई नॉर्मल एस्ट्रॉयड नहीं है, इसकी साइज़ बहुत बड़ी होने वाली है, जिसको दिखाने के लिए स्पेसिफिकली हमें पहले उसके एक छोटा टुकड़ा दिखा के ये बताया जाता है कि वो टुकड़ा कितना बड़ा है और इसके हिसाब से वो एस्ट्रॉयड कितना बड़ा होगा। और मेरे हिसाब से यही वो कारण होने वाला है जिसकी वजह से अपना हीरो सारी दुनिया भ्रमण करेगा। अब ये कारण क्यों है ये भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एटलांटिका का रॉस आइस शेल्फ है और ये कोई नॉर्मल बर्फ़ का पहाड़ नहीं है बल्कि ये अर्थ का लार्जेस्ट आइस शेल्फ है और ये इसके अराउंड जो पैरानॉर्मल या फिर कॉन्स्पिरेसी थीरीज बनाई जाती है उसके लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि एक थीरी में कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बचे हुए नाजीज ने इसी के नीचे अपना खुफिया अड्डा की बेस बनाया था। कोई बोलता है कि इधर US आर्मी को एलियन टेक्नोलॉजी मिली थी, किसी का कहना है कि इसके नीचे चाइनीज स्ट्रक्चर दबा हुआ है या फिर गवर्नमेंट ने एशियन सिविलाइजेशन को इसके नीचे छुपा के रखा है और वो पब्लिक के सामने इसे आने नहीं देना चाहती। और ये ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया हुआ है। साला ये तो पक्का स्ट्रेंजर थिंग के किसी फैन ने ही बनाई हुई थ्योरी है। खैर, पॉइंट ये है कि उसी आइस के पहाड़ पे अभी अपने को कुछ लोग दिख रहे हैं, तो मे बी इसमें से किसी एक थ्योरी को राजामौली अडेप्ट करने वाले हैं या फिर हो सकता है कि वो अपनी कुछ क्रेजी थ्योरीज में ऐड करेंगे, क्योंकि बंदा सोचता तो वाकई में बहुत क्रेजी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से तो वो एशियन सिविलाइजेशन या फिर दूसरी दुनिया वाली थ्योरी का ही यूज़ करेंगे और मैं ऐसा इसलिए भी सोचता हूं क्योंकि उसके नीचे एक शिप टूटा हुआ दिख रहा है, यानी कि इनके पहले भी किसी ने यहाँ पर जाने की कोशिश की होगी। वैसे क्या तुमने ये सोचा कि ये लोग इतने एडवांस होके भी यहाँ पे इतनी छोटी शिप पे क्यों आए हैं? देखने में अजीब नहीं लगता? तो ऐसे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने बड़ा जहाज़ लाने की कोशिश की होती तो फिर टाइटैनिक 2 बनना पक्का था। पर पॉइंट ये है कि उस चीज़ को या फिर उस जगह को पाना आसान नहीं है, इसलिए अपने हीरो को यहाँ पे खुद आना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टूटे हुए शिप के जो डिज़ाइन है वो गोल्ड से बने हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये कलर है या फिर वाकई में गोल्ड है, पर अगर वो गोल्ड है तो ये भी हो सकता है कि ये कोई खास शिप हो जिसको पाने के लिए ये लोग इधर आए हैं। खैर, अगले सीन में हमें अफ्रीका के एम्बोसेली नाम की जगह को दिखाया जाता है। आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। खैर, ये जगह जो है ये भी पहले से ही वर्ल्ड वाइड फेमस है यहाँ के जानवर और ब्यूटीफुल व्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे जानवरों को हटके अगर साइड में देखोगे तो कोई पैराशूट से यहाँ पे नीचे उतर रहा है। अब मेरे हिसाब से ये अपना हीरो ही होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आगे का जो ये सीन है जिसमें हिप्पो से एक बंदर बच के ऊपर कूद रहा है, तो अगर तुम उसके साइड में इधर देखोगे तो एक इंसान खड़ा है जिसने उसे बचाने के लिए एक रस्सी फेंकी है। और यही नहीं बल्कि उसकी साइड में भी एक आदमी है, इसलिए मेरे हिसाब से ये महेश बाबू है जिसने ये रस्सी फेंकी है, जो कि फिलहाल यहाँ पे रोका हुआ होगा। और मेरे हिसाब से ये दोनों सीन जो है, यानी कि ये पैराशूट वाला सीन और ये हिप्पो वाला सीन, ये दोनों एक ही जगह के हैं। और ये चीज़ हमें इन हिप्पो से ही पता चल जाती क्योंकि हिप्पोपोटेमस या फिर दरियाई घोड़े एम्बोसेली में भारी मात्रा में पाई जाती है। वैसे उस दूसरे इंसान के कपड़ों को देख के लग रहा है कि वो वहीं का रहवासी है और एक्चुअली जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि मसाई नाम की ट्राइब्स एम्बोसेली के आसपास करीब 1 सेंचुरी से रहते हुए आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये उसी ट्राइब का हो सकता है जो कि महेश बाबू की हेल्प करने आया होगा या फिर महेश बाबू उसकी हेल्प करेंगे। खैर, तो अगले फ्रेम में जो वानाचल उग्र भाटी केव दिखती है ये भी टोटली फिक्शनल प्लेस बनाया गया है। पर हाँ, ये फिक्शनल होके भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। जैसे कि अगर तुम इन मूर्तियों के ऊपर देखोगे तो एक साड़ी पहने खूबसूरत औरत गिर रही है। मतलब उसका चेहरा तो नहीं दिखता लेकिन वो औरत है तो खूबसूरत ही होगी। और साड़ी से मुझे याद आया कि ये प्रियंका ही होने वाली है क्योंकि हमने उसके पोस्टर में उसे ऐसे ही साड़ी पहने में देखा था। लेकिन उसके आने से पहले ही कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो कि शायद विलन के ही होंगे
और यहाँ पे भी वो किसी खास चीज़ के लिए आए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर वो नीचे से गिर रही है यानी कि ऊपर भी कोई और होगा, यानी कि और विलन जिनको डर के वो गलती से इसमें गिर गई होगी या फिर उन्होंने उसे नीचे फेंका होगा एक्शन करते हुए। और हीरो, हीरोइन और विलन ये तीनों यहाँ पे भी किसी खास चीज़ के लिए आए हैं, क्योंकि ना तो ये मूर्ति आम है और ना इसके पास की जल रही आग। क्योंकि अगर इस गुफा की बाकी जल रही आग को तुम देखोगे तो उनका कलर नॉर्मल है, लेकिन इसका कलर अलग है। तो ये गुफा कहाँ पे होने वाली ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा फिक्शनल है। लेकिन मेरे हिसाब से ये अफ्रीका के एम्बोसेली में ही है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा आता है वानाचल उग्र भाटी केव, और वानाचल का मतलब होता है डीप फॉरेस्ट, जो कि एम्बोसेली है। तो मे बी इसके लिए महेश बाबू और प्रियंका एम्बोसेली आएंगे और उनके पीछे विलन। लेकिन यार इसको लेके भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वानाचल और उग्र भाटी ये दोनों नाम जो हैं वो इंडिया के हैं। इसलिए हो सकता है कि जो केव हो ये इंडिया की ही हो, क्योंकि दूसरी तरफ अपनी देवी माँ भी तो है उसमें। वैसे यहाँ काली माँ को बिना सर के देखकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी तो आई है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोर्ड पे लगे सोने के बारे में बताया था। अगर तुम यहाँ पे काली माँ के गर्दन से निकलते हुए खून को देखोगे तो वो भी रेड नहीं है बल्कि गोल्डन कलर का है, और उसे उनकी खुद की कटी मुंडी और नीचे वाली 2 देवियाँ पी रही हैं। अब वैसे तो ये काफ़ी ब्रूटल और अजीब है, लेकिन क्या हो अगर ये सारी चीज़ें गोल्ड से जुड़ी हुई हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं जिनको हीरो दुनिया बचाने के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, वही सारी चीज़ें विलन को लालच की वजह से चाहिए होगी, यानी कि सोना। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक करता था। खैर, अब आता है ग्लिंस का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, रामायण का वॉर सीन। मैं इसको देखकर यही कहूँगा कि राजा मौली ने सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट दिखा के ही घुसबमरा दिए। भाई हनुमान जी को क्या प्रेजेंट किया है, क्या कारीगरी है। साला अभी ये देख के मेरे को ऐसा लगता है कि काश नीतीश तिवारी की जगह प्रोड्यूसर ने राजा मौली को रामायण की कमान सौंपी हो। खैर उन्हें तो अभी हम जज भी नहीं कर सकते, लेकिन आदि पुरुष का क्या है, छोड़ो। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ डिटेल्स नोटिस की हैं, जैसे कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो इतनी बड़ी है कि उस पर रथ जाते हुए दिख रहे हैं। तो सोचो कितने बड़े होंगे। वहीं पे ये राम भगवान का सीन भी बंदे का इमेजिनेशन लेवल कितना बड़ा है और कितना यूनिक है ये दिखाता है। माइंड ब्लोइंग। एंड आई होप कि नीतीश तिवारी ने इससे बेहतर सोचा होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। खैर यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सामने जो है वो रावण नहीं है। इसकी साइज़ और लड़ने की स्टाइल से ही पता चलता है कि ये द लेजेंड कुंभकर्ण है, जिसको राम भगवान ने मारा था। और क्योंकि अपने विलन का नाम भी कुंभ है, तो कुंभकर्ण तुम समझ लो जो है वो कनेक्शन होने वाला है। अब प्रेजेंट की वाराणसी को रामायण से कैसे जोड़ा जाएगा कहना मुश्किल है, पर इस पर भी बात करेंगे कभी फुर्सत में एक डिटेल वीडियो में, क्योंकि राम भगवान का जो वाराणसी से कनेक्शन है प्रेजेंट वाली वाराणसी से, वो जो है वो कुछ और ही दिखाएंगे। वो खुद वो क्रिएटिव लिबर्टी लेके कुछ करेंगे। वैसे मूवी का जो प्लॉट है वो मेरे हिसाब से एक एस्ट्रॉयड के अराउंड घूमने वाला है, और उस थ्योरी पे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले महेश बाबू के फर्स्ट मोशन पोस्टर पे बात करते हैं। हाँ, वीडियो के नाम पे ये मोशन पोस्टर ही था, जो कि मूवी की रिलीज डेट को देखते हुए समझ में भी आता है। इन्हें बस अनाउंसमेंट वीडियो डालनी थी और उसमें हमें दिखाना था कि इनकी दुनिया कैसी होने वाली है, तो इन्होंने बस कॉन्सेप्ट आर्ट को उठा के ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन फिर भी सारे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और वैसे ही महेश बाबू का जो कैरेक्टर होने वाला है उसको लेकर भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे लिए छोड़ी गई हैं। जैसे कि ये जो है ये मेरे हिसाब से मूवी का ही सीन होने वाला है, मतलब इसे सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए बाहर से ऐड नहीं किया गया है। और अंदाज़ा लगाओ तो ये हंट्री सीन हो सकता है या फिर लास्ट वाला, क्योंकि महेश बाबू के चेहरे पर चोट के निशान है और ये त्रिशूल देखकर पता चलता है कि उनके पीछे जो मंदिर है वहाँ के किसी अगोरी बाबा से या फिर डायरेक्ट महादेव के पास से उन्होंने इसे उठाया होगा और हमला करने के लिए ये जो बैल पे ये सवार हुए हैं ये भी मंदिर के आसपास का ही है, जो कि उसकी होली से ही पता चल जाता है। यानी कि बेसिकली लड़ाई के बीच में जो भी उसके हाथ लगेगा अपना हीरो उसका यूज़ करते हुए दिखने वाला है। लेकिन ये तो हो गई लॉजिकल कंटिन्यूटी, जिसकी वजह से राजा मौली का हर सीन इतना बिलीवेबल लगता है। और इसको मैंने अपनी इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो यार, मैंने उस पर 40 मिनट तक बाहुबली 1 और 2 के बारे में ज्ञान फैलाया। खैर, हम वापस इस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे सिंबल का यूज़ हुआ है जो कि ये पोर्ट्रे करता है कि महेश बाबू का कैरेक्टर महादेव के अंशिक की तरह दिखाया जाएगा, जैसे कि बाहुबली को दिखाया गया था। और ये बहुत ही विजिबल है, जैसे कि उसका त्रिशूल का यूज़ करना या फिर नंदी की तरह बैल की सवारी करना। वहीं पर उसके गले में भी त्रिशूल के साथ नंदी का सिंबल है। खैर, अब अपने एस्ट्रॉयड वाली थ्योरी पे आते हैं। तो अगर तुम उस एस्ट्रॉयड को ध्यान से देखोगे तो वो नॉर्मल से काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा ही इतना बड़ा है और ऐसे में उसका धरती से टकराना पूरी तरह से धरती को तबाह कर सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहानी कुछ इस तरह से होगी कि 2027 में आने वाले उस एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए किसी दैवी शक्तियों वाली चीज़ के पार्ट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी अपना हीरो लेगा। यानी कि जैसे ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को जोड़ना था, यही यहाँ पे भी होने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ दुनिया को बचा सकती है वही चीज़ अपने विलन को भी चाहिए खुद के लिए।
यानी कि वो चीज़ जो है वो उसके अपाहिज शरीर को ठीक कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मास्त्र जैसी चीज़ के टुकड़े होंगे वो सारे के सारे जो कि एक दिव्य हथियार को या फिर किसी चीज़ को बनाने वाले हैं, वो डायरेक्टली रामायण से जुड़े होंगे। स्पेसिफिकली कहूँ तो वो भगवान राम या फिर हनुमान जी की कोई चीज़ हो सकती है। और रही प्रियंका की बात, तो आई थिंक कि वो हीरो को उसके मकसद के बारे में बताने के लिए होगी। और रही इस नाम को लेकर टाइम ट्रैवल की बात, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, टाइम जंप देखने को मिलेगा, लेकिन वो पास्ट और प्रेजेंट की जो कहानियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए देखने को मिलेगा। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस की, रामायण में ना हमें रावण दिखा और ना ही प्रेजेंट की टाइमलाइन में अपना विलन। खैर, ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया ये बस एक थ्योरी है, क्योंकि डायरेक्टर ने बस वो कितनी बड़ी दुनिया बना रहे हैं ये दिखाने के लिए हमें ये ग्लिम्स दिखाई थी। क्योंकि अगर वो एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो बना रहे हैं तो अपने कहानी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना चाहेंगे, यानी कि एस्ट्रॉयड कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है?